अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम मौजूद हैं कराची के निवाही इलाके मवाज गोट में। कहा जाता है कि ये इलाका कब्रिस्तानों की सरजमीन है और इसी कब्रिस्तानों के इलाके में मौजूद एक जगह ऐसी भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर किसी कब्र की पहचान नामों से नहीं की जाती बल्कि उनके नंबरों से की जाती है। यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ आज भी अनकही दास्तानें लिए मनो मिट्टी तले दफन हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये है मवाज गोट का वो कब्रिस्तान जहाँ पर नंबर शनाख्त हैं। यहाँ पर बहुत सी कब्रें हमें पक्की भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ के गोरकन से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सिलसिला है, तो आइए उनसे बात करते हैं। गोरखन नदीम इस वक्त हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं कि आप कब से यहाँ पर हैं और कितनी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बचपन से यहीं पर हूँ और यहाँ पर तकरीबन 90,700 कब्रें मौजूद है लावारिस। तो यहाँ पर जो आती हैं आपके पास मैयतें, तो वो उनको क्या आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, किस बुनियाद पर आप दफन करते हैं? जनाजे का जो इंतज़ाम है वो कैसे किया जाता है? कफन दफन का इंतज़ाम कैसे किया जाता है? ये सोराब गोट में कफन हो जाता है, गुस्ल कफन सब वहाँ से होके यहाँ आते हैं मुलस में, ठीक है। यहाँ हम लोग उतारते हैं, नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, फिर हम लोग दफनाते हैं। हम लोग को पर्ची मिलते हैं, एक नीयत का एक पर्ची मिलता है। जनाजा यहीं पर होता है, मौलवी साहब आ जाता है, जनाजा पढ़ा देता है। तो ये इदारे की तरफ से है जो मौलवी हैं आपके? जी, इदारे की तरफ से। तो वो भी मैयत के साथ ही आते हैं आपके? जी, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, आ जाता है। अच्छा, इनके वो आप उनको अलग से बुलवाते हैं? जी। तो यहाँ पर कहाँ इंतज़ाम होता है आपका जनाजे का? कितने लोग शामिल होते हैं उसमें? हम लोग 3-4 लोग ही होते हैं बस, और तो कोई नहीं होता इधर। तो यहाँ पर ये जो पक्की कब्रें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो इनका क्या सिलसिला है? ये बाद में जो ये कब्र नंबर लगा होता है ना, हाँ। इससे शनाख्त वहाँ से कब्र नंबर ले आते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग कब्र ढूंढ के देते हैं नंबर के हिसाब से। सही। वो अपना कब्र बनवा देते हैं निशानी के लिए। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम इंतज़ामिया से भी मुलाकात करें किसी से और उनसे पूछें कि ये क्या सिलसिला है कब्रों का, किस तरह से पहचान की जाती है कि ये नंबर था और इसके वारिसान जो हैं वो उन तक रसाई कैसे मुमकिन होती है। हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। अभी इन्होंने बोला कि 40 साल से ये कब्रिस्तान यहाँ पर मौजूद है और इस 40 साल के अरसे में 90,000 से ज़ायद जो मैयतें हैं वो यहाँ पर दफन है। और कितनी हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है अब तक? ये आधे का हो चुकी है, आधे से कम। आधे से कम? जी जी। सही। तो यहाँ पर जो वरसा हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है, तो वो आते रहते हैं या बस ठीक है एक दफ़ा पता चल गया और उसके बाद वापस नहीं होते हैं यहाँ? बहुत कम आते हैं, बहुत कम। कोई बड़ा दिन हो गया, ईद हो गया, शब बारात हुआ तो आते हैं। सही। नहीं तो आते ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो फातिहा खानी है आप लोग कुछ रेगुलर करते रहते हैं जो बेचारे बेनाम हैं जिनकी कोई शनाख्त नहीं है, या बस आप लोग एक रूटीन में आते हैं, काम करते हैं? हम लोग बस काम करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप कहते हैं कि जनाजा हम यहाँ पे करवा देते हैं, लाश के बारे में आपको नहीं पता कि वो डेड बॉडी किसकी है, तो जनाजा मतलब उसमें कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है, तो सबके जनाजे जो हैं वो आप करवा देते हैं? नहीं, जो गैर मुस्लिम होता है ना तो वो उधर से लिख के भेज देते हैं गैर मुस्लिम। अच्छा, इसकी शनाख्त कैसे करते हैं वहाँ पे, कैसे पता चलता है? उनको पता है वो कैसे करते हैं। चले, हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से हम मालूमात जो हैं वो हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। जिस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी कुछ रज़ाकार यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये क्या ड्यूटीज़ जो हैं वो अंजाम देते हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पे कितने बजे आते हैं और क्या करते हैं? हम यहाँ सुबह 8 बजे आ जाते हैं, पानी वगैरह पौधों को सब दे देते हैं, सफाई वगैरह करते हैं। 12 बजे तक हम लोग फारिग हो जाते हैं। तो सफाई किस टाइप की करते हैं? सफाई यही पौधों को पानी डालते हैं, कब्रों के साथ झाड़ियाँ माड़ियाँ होते हैं काट देते हैं, जो जंगल आते हैं बारिशें होती हैं सब सफाई हम लोग कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अभी पीछे भी कुछ हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े पौधे हैं, तो किस तरह से काटते हैं? कितने लोग होते हैं? 4-5 लोग हम लोग हो जाते हैं, आस्ते से काटते जाते हैं हर दिन, थोड़े बहुत काटते जाते हैं। जंगल बहुत बढ़ गया यहाँ पे, काट रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इतनी सारी कब्रें, इन सबको पानी देना मुश्किल काम नहीं है? नहीं, हम लोग पानी देते हैं हर सुबह। सब कब्रों को देते हैं? नहीं, जो पक्की बने हुए थे, पौधे लगे हुए थे, आते पौधे लगाते, हम पौधों को पानी दे देते हैं। सही। तो जब ये सारा झाड़ झंकार जो ज़्यादा हो जाता है उसको काटते हैं, तो उसके लिए कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे? हम 4-5 लोग होते हैं। वो यदि सेंटर से ही बंदे आते हैं, वो सोरापुर से, वो भी हमारे साथ मिलकर झाड़ियाँ माड़ियाँ काट देते हैं। सही। तो ये जो पानी देने का काम है, ये आप अकेले करते हैं या और भी आपके साथ होते हैं? नहीं, मैं अकेला करता हूँ, सही। पानी देता हूँ। तो कितने घंटे ड्यूटी होती है आपकी यहाँ पे? हम तो सारा दिन यहीं पे होते, सफाई वगैरह पानी सारा दिन हम दे देते हैं। तो आप रहते कहाँ पे? मवाजपुर। इस गुमनाम शहर खामोशा में बहुत से किरदार गुमनाम दफन हैं। किसी ज़माने में ये किरदार एक कहानी रहे होंगे और उस कहानी से मुंसलिक बहुत से दिगर किरदार भी इनसे जुड़े होंगे, जो शायद आज भी कहीं ना कहीं सांस ले रहे होंगे। लेकिन इन किरदारों की कहानी नंबर्स में मख्फी हो चुकी है, जो एक राज है, शायद बहुत गहरा राज। जो हमारे पास लावारिस कब्रिस्तान का सिलसिला है वो तो 50-60 साल से पुराना है। पहले हमारे जो है वो मेवाशाह में जो है वो हम दफन करते थे, लेकिन इसके बाद मेवाशाह का कब्रिस्तान फुल होने की वजह से और महंगा होने की वजह से फिर हमने गवर्नमेंट से इजाज़त मांगी, तो इन्होंने तकरीबन 30 साल पहले हमें मवाज गोट में जो है वो एक जगह दी थी। फिर बाद में उस जगह को चेंज करके फिर दूसरी जगह गए और जो है ये सिलसिला चलता रहा। अभी भी जो है वो हमारी जगह फुल हो गई है, लेकिन बीच में जो है वो नादरा वालों के साथ जो मैयतें हमें मिलती थी उनका बायोमेट्रिक्स करते थे, उससे जो है वो हमें 60-70% लोगों की शनाख्त होने लगी और फिर उनके वर्सा के हवाले हमने करना शुरू कर दी। तो हम फिर कब्रिस्तानों में जाने का सिलसिला हमारा मैयतों को दफनाने का वो कम हो गया, वर्सा को हवाले कर देते थे, फिर वो दफन कर देते थे। 5-7 साल 10 साल पुरानी जो कब्रें होती हैं फिर उन्हीं को हम दोबारा से खोद के उसमें जो नया मुर्दा उसमें डाल देते हैं। अगर हमें कोई लाश मिलती है किसी सड़क से तो हम उसको सिविल हॉस्पिटल, सरकारी किसी भी करीबी हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पे उनका जो है वो पोस्टमार्टम वगैरह होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो है वो हमें पुलिस जो होती है वो हमारे हवाले कर देती है कि आप उसके वर्सा की तलाश करें और अमानतन दफन कर दें। तो फिर हम उनको 3 दिन 5 दिन 7 दिन रखते हैं, इसके बाद फिर अमानतन हम दफन कर देते हैं। फिर वर्सा अगर इसके बाद अगर इस दौरान अगर आ गए हमारे पास है तो फिर वो थाने से लेटर लेकर आते हैं, वो मैयत को ले जाते हैं। अगर नहीं आती और तदफीन हो जाती है तो फिर वर्सा जो है वो तस्वीर से उसकी शनाख्त कर लेते हैं। तस्वीर से शनाख्त करने के बाद जो है वो उस मैयत की जो है कब्र को अगर पक्का करना चाहते हैं तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से उसको पक्का कर लेते हैं। लाश जब इन्वॉल्व होती है ना तो सब लोग डरते हैं पुलिस के चक्करों से। किसी को भी पता होता है, अगर हमें भी बताता है तो फिर हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मेजॉरिटी या तो बाज़ औक़ात बड़ी उम्र के लोग होते हैं, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, दमे का मर्ज़ हो गया, नशाई होते हैं, वो मर जाते हैं। बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी वाले दिन ज़्यादा मरते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी वाले दिन ज़्यादा मरते हैं। लावारसों की तादाद मरने की ये ज़्यादा होती है। बच्चे मिलने की अलग वजूहात हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि अल्ट्रासाउंड नहीं था, तो लड़कियों को लोग पैदा करके माँ को जो है वो बुरा भला कहते थे कि तूने लड़की जनी है, ये किया है, वो किया है। अमूमन अब जो है वो क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि अगर लड़की है तो इसको अबॉर्ट कर देते हैं 6ठे महीने में, 5वें महीने में, तो उससे वो बच्ची सर्वाइव नहीं करती, उसको फेंक देते हैं। तो हमें हर साल सैकड़ों की तादाद में, सिर्फ कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान का अगर डेटा कंपाइल करेंगे तो ये आप समझ लो 2 से 3 गुना हो जाएगा। ये लाशें हमें बच्चों की मिलती हैं, ये इमेच्योर बच्चे होते हैं और मेजॉरिटी लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि लड़कियों को बोझ तस्वर किया जाता है। मर्दाना सोसाइटी है तो अजीम सिर्फ मर्द ही हैं। अभी हमें इत्तला आई थी एक लावारिस बॉडी की, जो कि रोड एक्सीडेंट में हादसा की वजह से जिनकी डेथ हो गई थी,
उनको यहाँ लेके आए तो मैंने उनके फिंगरप्रिंट लिए हैं 10 और तस्वीर लेके लेटर की तस्वीर लेके अपने फ़ोल्डर में डाली है ताकि मैं नादरा सेंड करूं, इस बंदे की शनाख्त निकाल सकूं ताकि इसके वर्सा बआसानी मिल सकें। कौन जानता था कि बलूचिस्तान के कबीले कुलांच से ताल्लुक़ रखने वाली माई कुलाची इस खित्ते में जब हिजरत करके आएंगी तो आने वाले वक्त में ये इलाका कराची कहलाने लगेगा और ये कराची इतना फैल जाएगा कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए घंटों का फासला तय करना पड़ेगा। घंटों के इसी फासले को तय करते हुए हम इस वक्त मौजूद हैं चौकंडी के कब्रिस्तान के सामने। हम आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह की कब्रें मौजूद हैं, कौन से ख़ानदान हैं जो यहाँ पर मदफून हैं और इनकी कब्रों का तर्ज तामीर कैसा है। तो आइए हमारे साथ। चौकंडी का कब्रिस्तान कराची शहर से तकरीबन 38 किलोमीटर के फासले पर एक दूर अफ्तादा इलाके में वाक़ई है। सदियों तक ये इलाका गैर आबाद रहा है। गिरदो नवाह में सिर्फ चंद गोठ मौजूद थे और ठट्टा की जानिब सफर करने वाले लोग ही यहाँ से गुजरा करते थे। 70 के अशरे में स्टील मिल के कयाम के बाद यहाँ की रौनक भी बढ़ने लगी। ये जिमें जिमें बादी करीब करीब हो रही है ना, इसके रूते रोजगी आ रही है। उसकी सगा पिछे फैक्ट्रियां लगियां, उन्हों का धुआं आता उन्हों का। एक कैराबाद से 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर कैराबाद से 6 किलोमीटर टाउनशिप से आ। ये नेशनल हाईवे रोड है। गरीब नवाज होटल के सामने हमारा बोर्ड लगाया, उसके बिल्कुल बराबर। चौकंडी का कब्रिस्तान एक तरह से 2 हिस्सों में मुनकसिम है। मशरकी हिस्से में कब्रों की तादाद कम है जबकि गरबी हिस्से में बहुत ज्यादा है। ये 27 एकड़ है हमारे पास। ये जड़ा कब्रिस्तान में ना लंबाई में ये 2.5 किलोमीटर में है। इसमें 2.5 किलोमीटर में कब्रां, इसमें ये अभी ये जोखियो ख़ानदान का कब्रिस्तान है। ये 550 साल पुराना है। इन्हें पे जड़ी मर्द की कब्र है उस पर तलवार, तीर, नेज़े, इन चिकंडी ताज बोलते हैं। इसके 4 कोने हैं। 4 कोने का मतलब भी चिकंडी, जिसके ऊपर करौन बनया होएगा वो मर्द की कब्र होगी। इन्हों दे चंद कब्रां औरतां दियां दे उत्ते जेवरात बने आ। उन्हों दे नैकलेस, बैंगले औरतां दियां कब्रां। चंद औरतां दियां कब्रां ऐसियां भी हैं जिन्हां दे ऊपर कुछ भी नहीं बनया। इन्हां के ऊपर 1500 के करीब डिज़ाइन है। इन्हों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। बाहर मुल्कों के लोग काफ़ी आया। 40 मुल्कों के लोगों से मैं खुद इधर मिला। इस कब्रिस्तान के बारे में मुकामी लोगों का कहना है कि मशरकी हिस्से में जोखियो कबीले के अफराद की कब्रें हैं जबकि मगरबी हिस्से में बलोच कौम के अफराद मदफून हैं। इस कब्रिस्तान और गिरदोनवाह का बगौर मुताला किया जाए तो जोखियों की कब्रों पर कंदा तहरीरें मशरिक के अलावा मगरबी हिस्से में भी पढ़ी जा सकती हैं, जो इस बात का मुबोलता सबूत है कि गरबी या शर्की दोनों हिस्सों में जोखियों और बलोचों की कब्रों की तादाद का तयन करना मुश्किल है। इंतजामिया के अफराद का कहना है कि मगरबी हिस्से में बलोच कौम के अफराद आज भी दफन किए जाते हैं। चौकंडी का कब्रिस्तान फनकाराना महारत और नक्श निगारी के काम का आला नमूना है और तारीखी हैसियत से पाकिस्तान के अहम कब्रिस्तानों में मुनफरिद तर्ज तामीर का एक बुनियादी जुज़ और रवायती फन तामीर में अपनी मिसाल आप है। चौकंडी के तमाम मकबरे ज्यादातर पीले और रेतले पत्थर की सिलों से तामीर किए गए हैं। जब हम इन मकाबिर की तामीराती तरतीब और उसके तर्ज तामीर पर गौर करते हैं तो उनके मामारों की कारीगरी और हुनरमंदी को बेसाख्ता दाद देना पड़ती है। चौकंडी में मौजूद मुस्ततील नुमा कब्रें अमूमन 2.5 फीट चौड़ी, 5 फीट लंबी और 4 से 6 फीट तक ऊंची हैं। कब्रों पर बाकायदा नक्श निगारी की गई है। नक्काशी में फूल बूटे, मुख्तलिफ डिजाइन, मिस्र के बादशाहों के ताज से मिलते जुलते सरहाने और जालियां तामीर की गई हैं। कब्रों पर मौजूदा नक्शो निगार भी
अपनी मिसाल आप हैं। इस कब्रिस्तान में मुख्तलिफ तरह के डिजाइन की कुल तादाद 1500 के लगभग बताई जाती है। कुछ कब्रों पर बुलंदोबाला गुंबद भी तामीर किए गए हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि चौकंडी के कब्रिस्तान में महवे ख्वाब लोग आम नहीं हैं। वो अपने जिंदगी में आला मनसबदार या फिर हुक्मरान रहे होंगे। यहाँ ऐसी कब्रें भी मौजूद हैं जिन पर तलवारबाजी, घुड़सवारी और तलवारों खंजर जैसे नकूश भी तराशे गए हैं। खवातीन की कब्रों पर खूबसूरत जेवरात मुनक्कश किए गए हैं। कुछ खवातीन की कब्रों पर डोली और जनाजे की इलामतों से मुशाबिहत रखने वाले नकूश भी बनाए गए हैं, जिनसे वाज़ेह होता है कि ये कब्रें शादीशुदा रईस खवातीन की हैं। हैरानकुन बात यह है कि अगर ये अफराद बहुत बाअसर थे तो फिर कुर्बो जवार में इनकी रिहाइश गाहों के कोई आसार क्यों दिखाई नहीं देते। शायद वो लोग अपने दुनियावी घरों के मुकाबले में अपनी आखिरी आरामगाहों पर तवज्जो मरकूज रखते थे, जिन पर हिफ्ज़े मरातिब का ख्याल रखते हुए नक्श निगारी की गई है। यहाँ बहुत सी कब्रें ऐसी भी हैं जो महज पत्थरों के हिसार में हैं और इन पर किसी किस्म की कोई तामीर मौजूद नहीं है। इसके हवाले से भी मुख्तलिफ कियास आराइयाँ मौजूद हैं, जिनमें से एक ये है कि ये कब्रें यहाँ के मुकामी लोगों की हैं, जिन्होंने महकमाना गफलत की वजह से खुद ही से अपने मरहूमीन को यहाँ दफन करना शुरू कर दिया, जबकि महकमे के अफराद का कहना है कि यहाँ कोई कब्र किसी मुकामी रिहायशी की नहीं है और पत्थरों में घिरी सादा कब्रों का ताल्लुक भी उसी दौर से है जिस दौर से इन मकाबिर को ताबीर किया जाता है। टोटल करना 750 कब्र है इधर। पक्की कच्ची कब्र का नहीं हमारे को, पक्की कब्र 750 कब्र है। ये जहाँ मरीज में हाजी के नाम पे ये गुम्मट, इसमें 2 लेडीज है 2 मर्द है। इसके ऊपर लिखा है साहबा चिकंडी। साहबा का मतलब 4 कोने। इसके लड़की एक ने काम किया सी, उन्हें 1500 डिज़ाइन बताए थे इसके ऊपर कलीम उल शरी साहब ने किताब लिखी है। इसमें सिंध गवर्नमेंट ने इसकी 4 दीवारी लवाई है, पहले सार बाथरूम बनाया, ठंडे पानी का कूलर लगाया, कुर्सियाँ रखियाँ, काफ़ी उन्होंने काम करवाया है सर। बाज़ कब्रें चबूतरे पर बनाई गई हैं, जबकि बाज़ के नीचे एक तरह के ताक बनाए गए हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। चौकंडी के कब्रिस्तान की कब्रें किसी एक कबीले या खानदान की नहीं हैं, बल्कि यहाँ मुताद्दद कबीलों और खानदानों के लोग मदफून हैं। हमें यहाँ पर दाद खान जोखियो, साहिर जोखियो, जाम राहू जोखियो, बिजार बिन जाटा जोखियो जैसे नाम मिलते हैं। इसके अलावा बाज़ कतबों पर जाम का लफ्ज भी नामों से पहले लिखा हुआ दिखाई देता है, मसलन जाम मुरीद बिन जाम, हाजी मीरान बिन जाम और जाम मेहर अली। इस बात से अंदाजा होता है कि चौकंडी कब्रिस्तान में जोखियों समेत सिंध में बसने वाले तमाम कबाइल के अफराद मदफून हैं। चौकंडी कब्रिस्तान की कब्रों के अलावा ऐसी ही एक कदीम कब्र भैंस कॉलोनी के कब्रिस्तान में वाक़े है, जिस पर सने वफात 1752 मरकूम है। ये कब्र कासिम जाम मुरीद बिन हाजी की है, जो औरंगजेब बादशाह की मुल्तान की गवर्नरी के दौर में जोखियों कबीले का सरदार था। इन तारीखी हकायक की रोशनी में मालूम होता है कि चौकंडी का कब्रिस्तान 16वीं सदी के बाद जोखियों का खानदानी कब्रिस्तान रहा होगा, जहाँ जाम मुरीद बिन हाजी के आबाओ अजदाद दफन हैं। चौकंडी कब्रिस्तान के हवाले से आसार कदीमा के माहिरीन की हतमी राय है कि इसके मकाबिर का ताल्लुक 15वीं से 18वीं सदी के अदवार से रहा है। यहाँ 18वीं सदी ईसवी के मकबरे भी दिखाई देते हैं, जिनमें 1918 में तामीर किया गया एक मकबरा भी मौजूद है। गालिबन ये आखिरी मकबरा था जो यहाँ तामीर किया गया। अंदाज़े तामीर के अलावा यहाँ मौजूद मुनक्कश कब्रों में बच्चों की कब्रें भी मौजूद हैं, जबकि कुछ कब्रें 2-2, 3-3 मंजिला भी हैं, जिनसे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि असल कब्रें ज़ेरे ज़मीन हैं, जबकि ऊपरी सतह पर महज ओहदे और मनासिब की निशानदही की खातिर ही ये मकाबिर तामीर किए गए। इन कब्रों पर हुस्न और नफासत से बनाए हुए बेल बूटे, इंसानों और जानवरों की अशकाल और जेवरात वगैरह के डिज़ाइन देखने वालों को वर्ताए हैरत में डाल देते हैं, जो उस दौर के फन तामीर का बेहतरीन नमूना है, जिन्हें दस्तबुर्दे ज़माना से महफूज रखना अज़हद ज़रूरी है। इसके गिर्द 4 दीवारी करके
इसे हर खासो आम की गुजरगाह बनने से अगरचे महफूज कर लिया गया है, लेकिन फन तामीर के उम्दा तरीन आसार को मादूमियत से बचाने के लिए जामे मनसूबाबंदी की अशद ज़रूरत है। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कराची इस कदर वसी हो चुका है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। और आज के प्रोग्राम के दौरान हमें हो चुकी है शाम, और शाम के इस पहर में हम मौजूद हैं मसीही कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने। ये वो मसीही कब्रिस्तान है जो एक तारीख़ी हैसियत रखता है। क्या मैं पाकिस्तान से पहले यहाँ पर बरतानवी राज के दौरान अंग्रेज़ों को कब्रिस्तानों की ज़रूरत महसूस हुई, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्रिस्तान तामीर किए, जिन्हें गोरा कब्रिस्तान कहा जाता है। ये भी उसी गोरा कब्रिस्तान में से एक है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी कब्रें भी मौजूद हैं जो उस वक्त तारीख़ लिख रहे थे पाकिस्तान की, और तारीख़ रकम करते करते वो इसी सरज़मीन पर हमेशा की नींद सो ली है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन सी तारीख़ी शख्सियात मदफून हैं। कराची की मसरूफ़ तरीन सड़क शाहराह फैसल पर वाक़े मसीही बरादरी के इस कब्रिस्तान को मुल्क का सबसे बड़ा मसीही कब्रिस्तान शुमार किया जाता है। इसकी मुस्तनद तारीख के बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम ख्याल किया जाता है कि इस कब्रिस्तान को बरसगीर में अंग्रेजों की आमद के फौरी बाद बनाया गया था। 26 एकड़ से जायद रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में 1887 और 1891 की कब्रें आज भी मौजूद हैं। ताहम ये ख्याल भी किया जाता है कि यहाँ इससे भी पुरानी कब्रें मौजूद थीं, जिनका ताल्लुक 1850 से 1858 के दरमियान रहा होगा। गोरा कब्रिस्तान में एक बड़ी तादाद में बरतानवी फौजियों की कब्रें भी मौजूद हैं। ये नौआबादियाती दौर की कब्रें हैं। जंग अजीम दोम के दौरान जबकि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, तो सन 1942 से 1945 की दरमियानी मुद्दत में पोलैंड के तकरीबन 30,000 शहरियों ने कराची में पनाह ली थी। उन्हें कंट्री क्लब और मलेर में बनाए गए आर्जी कैंपों में रखा गया था। पनाह गुज़ीनी के दौरान पोलैंड के 58 शहरी इंतकाल कर गए, जो इसी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इस कब्रिस्तान में कराची के कलेक्टर सर हेनरी लॉरेंस की बीवी फिलिस लुइस लॉरेंस की कब्र भी मौजूद है, जिस पर 30 जुलाई 1912 की तारीख दर्ज है। ये कब्र कब्रिस्तान के इंतहाई कोने में तामीर की गई थी, जो इस वक्त रिहायशी आबादी के घेरे में आ चुकी है। गोरा कब्रिस्तान में पाकिस्तान में मौजूद सिफारत खानों के ओहदेदार भी मदफून हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनका दुरुस्त डाटा मुरतब नहीं किया जा सका। इंतजामिया का कहना है कि माली मसाइल की वजह से वो कब्रिस्तान की मुनासिब देखभाल करने से कासिर हैं। कब्रिस्तान के दो अतराफ आबादी के घेरे में हैं, जबकि वहाँ फेंका जाने वाला कचरा और तजावुजात इस तारीखी कब्रिस्तान की बका के लिए संगीन खतरा है। चंद बरस पेशतर कराची के गोरा कब्रिस्तान के बाहर एशिया की सबसे बड़ी सलीब की तंसीब भी पाया तकमील को पहुँची, जो कराची के नए लैंडमार्क के तौर पर भी जानी जा रही है। ये सलीब सतह जमीन से 140 फीट बुलंद है और ज़ेरे जमीन इसकी गहराई 20 फीट है। ये स्लीब बुलेट प्रूफ है, जिसे 200 से जायद मजदूरों ने तामीर किया। हमेशा की तरह अपने आज के प्रोग्राम में भी हमने कोशिश की कि आपको हकायक के साथ साथ तारीखी अवामिल और दुरुस्त मालूमात भी पहुँचाई जाएँ। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में किसी नई तहकीक, किसी नई जुस्तजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।